Hello everyone, good morning. How are you? I hope you all are okay and be continue in your study. तो ठीक है बच्चों, आज हम आपकी क्लास का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 17 लेकर के आए हैं हमारी क्लासरूम में। क्लास है हमारी 7th और सोशल साइंस में यूनिट 3 जो कि सिविक्स का यूनिट है बच्चों हमारा, तो उसका हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 17 और यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर है 102। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। ओपन योर बुक, पेज नंबर 102। तो स्टार्ट करते हैं हम, और चैप्टर का नेम है डेमोक्रेसीज पिलर्स। अब बच्चों आप पूछोगे कि डेमोक्रेसी क्या है? क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द हिंदी मीनिंग जिसको हम कह सकते हैं लोकतंत्र, इंडिया का लोकतंत्र या जनतंत्र। तो डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स हैं? पिलर्स मीन्स स्तंभ। तो डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स है, किस किस से मिलकर बनती है, ये क्या क्या होता है इसमें, इसके बारे में हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो लेट्स लर्न अबाउट हाइलाइट्स ऑफ दिस लेसन। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस लेसन में? पार्टिसिपेटिंग पीपल, डेमोक्रेसी में क्या क्या पढ़ेंगे हम कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है हमारे लोकतंत्र में, हमारा कितना पार्टिसिपेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द रूल ऑफ लॉ, यानी कानून बनाने के जो नियम हैं, कानून के अंदर क्या क्या नियम हैं, ये कैसे बना, किस तरह से हम उसका यूज़ करें। 3rd में हम पढ़ेंगे डिसीज़न मेकिंग मैकेनिज्म, जो हमारा डिसीज़न लेता है डेमोक्रेसी में वो तंत्र कैसा है। 4th नंबर पे आता है एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, यानी हमारी जो मनुष्यों की, हमारी मानव की जो गौरव है, मनुष्यों का जो गौरव है इंडियंस का, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, और हम रीड करेंगे अकमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस, यानी अकमेंडेशन क्या होता है? समायोजन। जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है ना, लैंग्वेज की डिफरेंसेस है, रिलीजन की डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, कल्चर की डिफरेंसेस है, उनको हम एक साथ समायोजित किस तरह से करें, वो सब डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट पैरा। Democracy as a system of government is the most popular form of government in the world today. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो कि सबसे लोकप्रिय है, लोकप्रिय फॉर्म है, यानी लोकप्रिय अंग है हमारी गवर्नमेंट का हमारे आज के संसार में। What are the features of democracy that make it so popular? हमारी डेमोक्रेसी के ऐसे कौन कौन से फीचर्स, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इंडियन डेमोक्रेसी की जिसे कि उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना पॉपुलर बना रखा है। अ मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज सर्टेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स विच आर डिस्कस्ड बिलो। हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसके कुछ निश्चित इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं और वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फीचर है हमारा पार्टिसिपेटिंग पीपल। हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का, यानी हमारा कितना पार्टिसिपेशन है, हमारे जनता का कितना पार्टिसिपेशन है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड कंसेंट ऑफ पीपल इज इम्पॉर्टेंट सिंस द पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी गवर्नमेंट ये रखती है कि जो हम लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोगों का, और लोगों की जो संतुष्टि है जिससे गवर्नमेंट से लोग संतुष्ट हो जाएं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और दूसरा, द पीपुल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। हमारे लोकतंत्र में हम लोगों को अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का एक अधिकार मिला हुआ है। हम हमारी ओपिनियन रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, है ना। तो ये हमारे को एक राइट मिला हुआ है बच्चों। A country's system of democracy works well only if the people freely participate in its governance। एक जो कंट्री का जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, वो बहुत अच्छे तरीके से काम तभी करेगा जब पीपल, जो लोग हैं उस कंट्री के, वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकें अपनी गवर्नेंस के वर्क के साथ, यानी अच्छा बुरा बता सकें, उनके राइट्स बता सकें, उनकी ओपिनियंस दे सकें, तभी वो एक डेमोक्रेसी का जो कंट्री का सिस्टम है डेमोक्रेसी का, वो अच्छा वर्क कर सकता है। इट डज़ नॉट मीन दैट एवरीवन पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है, बट दैट एवरीवन हैज़ द राइट एंड ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन इट। लेकिन ये हर व्यक्ति का एक राइट है और एक कर्तव्य भी है कि वो पार्टिसिपेट करे इसमें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इफ़ पीपुल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट दे कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर भारत की जनता सेटिस्फाई नहीं है अपनी गवर्नमेंट से, तो वो उस गवर्नमेंट को अगले इलेक्शन में हटा भी सकती है। किसके द्वारा? अपने वोट्स के द्वारा। पीपुल नॉट ओनली इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बट आल्सो कंट्रोल इट। लोग केवल अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट ही नहीं करते हैं, यानी चुनते ही नहीं हैं, बल्कि उसको कंट्रोल भी करते हैं। द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट आर बाउंड टू रिफ्लेक्ट द विशेज़ ऑफ द पीपुल। हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो नियम और नीतियाँ होती है, वो बंधी हुई है किससे? लोगों की विशेष से, यानी उनकी इच्छाओं से। वो जनता क्या चाहती है ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी गवर्नमेंट उससे बंधी हुई है। दैट इज़ द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन से ही हमारी गवर्नमेंट बाउंड है। जैसा पब्लिक चाहती है वैसा ही गवर्नमेंट को अपने नियम बनाने पड़ते हैं, और ये आवश्यक भी है। तभी पीपुल क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं। सेकंड पिलर है द रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर सेवरल लॉज। हमारी डेमोक्रेसी में कई नियम हैं, कई कानून हैं टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे कि वो गवर्नमेंट के पावर को लिमिटेशन में बांधते हैं। टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, और ऑर्डर को मेंटेन भी करते हैं वो लॉज, और हमारे जो राइट्स हैं, नागरिकों के जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। तो रूल्स बनाना बहुत आवश्यक होता है, लॉज बनाना बहुत आवश्यक होता है किसी भी बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड का, है ना। तो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। जो लॉ बनाए जाते हैं डेमोक्रेसी में, उसमें सभी सिटीजन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसी के लिए अलग से नियम नहीं होता, किसी विशेष कैटेगरी के लिए। सभी इक्वल होते हैं लॉ की निगाहों में, यानी कानून की आंखों में सभी सिटीजन्स इक्वल हैं। नो वन इज़ अबाव द लॉ। कोई लॉ से ऊपर नहीं है। नॉट इवन अ किंग और एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। चाहे वो कोई राजा हो या कोई प्रेसिडेंट हो, सभी इक्वल हैं। कानून सभी के लिए बराबर है। नो वन may be discriminated against on the basis of one's race, religion, ethnic group और gender। कोई भी व्यक्ति, नो वन, कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, यानी अंतर नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर? किसी भी जाति या नस्ल के आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर, या किसी भी जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर हम किसी के बीच भी भेद नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कुछ रूल्स बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिविल राइट्स।
हर इंडिविजुअल पर्सन क्या रखता है, राजनीतिक और आर्थिक और हमारे जो सिविल राइट्स हैं सभी के बराबर हैं। वेदर इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और अ कॉमन मैन, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो और चाहे वो एक सामान्य आदमी ही क्यों ना हो। ऑल आर द सब्जेक्ट टू द सेम लॉज, सभी के जो लॉज हैं उनका सब्जेक्ट भी सेम है। इन द डेमोक्रेसी ऑल एडल्ट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट, हमारी डेमोक्रेसी में सभी जो एडल्ट पीपल हैं यानी जो 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। हम देते हैं ना वोट, 18 ईयर्स के जब हो जाते हैं उसके बाद हम वोट देना स्टार्ट करते हैं, आप भी दोगे। द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ इक्वल, सभी जितने भी वोट हैं उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। वेदर इट इज़ ऑफ द रिच और द पुअर, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके वोट की वैल्यू भी इक्वल है। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब हमारे देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आपको दी गई है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसकी प्रस्तावना यहाँ दी गई है, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, अब हम आते हैं पेज नंबर 103 पे। तो लेट्स रीड मोर टू नो द preamble of our constitution states that all Indians entitled or equality of status and opportunity। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी स्टेट्स और सभी इंडियंस एंटाइटल किए गए हैं और सभी को स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का सेम अधिकार दिया गया है। अब हम आते हैं, हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर कौन सा है, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, यानी जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट जो डिसीज़न लेती है उसमें कौन कौन से तंत्र काम करते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन एनी वन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और एंटाइटी। हमारा जो सबसे मुख्य एस्पेक्ट है, सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, वो क्या है कि हमारी जो पावर है ना वो किसी भी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पर कंसंट्रेट नहीं है, यानी किसी भी एक संस्था पर आधारित नहीं है। इन इंडिया, भारत में, द डिसीजन मेकिंग पावर्स लाइज विद द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, उनको दिए गए हैं डिसीजन लेने के। 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के। अब वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बेटा, द लेजिस्लेचर यानी हमारी विधानसभा, लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानसभा, और सेकंड है एग्जीक्यूटिव यानी हमारी कार्यपालिका, और थर्ड है हमारी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमारे 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, जो कोई भी डिसीज़न लेते हैं वो हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, ये अंडरलाइन कर लें आप इन तीनों को। अब हम चलते हैं, ऑल द 3 ऑर्गन्स परफॉर्म देयर फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं हमारे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं किसके अनुसार, हमारे जो प्रोविजंस हैं, हमारे जो प्रावधान हैं वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं उनके आधार पर। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ लॉज। लेजिस्लेचर जो होती है हमारी विधानसभा वो हमेशा लॉज के अकॉर्डिंग अपना कंसर्न करती है, यानी लॉज के अकॉर्डिंग जो लॉज बनाने में हमेशा अवेयर रहती है, चिंतित रहती है। ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट है। हाउस इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। पार्लियामेंट यानी विधानसभा, हमारी जो संसद, तो ये पार्लियामेंट हाउस है जहाँ पर कि लॉ मेकिंग बॉडी है। ये हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम चलते हैं, द एग्जीक्यूटिव डील्स विद द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ। हमारी जो कार्यपालिका है वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन यानी कार्य का क्रियान्वयन, लॉज का क्रियान्वयन किस तरह से होता है उसको देखती है। द जुडिशरी एनफोर्सेस द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर।
जुडिशरी क्या करता है, न्यायपालिका क्या करती है, जो लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको एनफोर्स करती है, लागू करती है। द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस आर फुली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा जो कोर्ट्स हैं जस्टिस के यानी न्यायपालिका, वो फुली इंडिपेंडेंट है। जो दूसरी दोनों अदर ब्रांचेज हैं उनकी तुलना में हमारी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। द थ्री बॉडीज दस कीप अ चेक ऑन ईच अदर। ये तीनों बॉडीज जो हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो तीनों ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो एक दूसरे के ऊपर कीप चेक यानी नज़र रखते हैं, एक दूसरे के कामों का ध्यान रखते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसर देता है यानी उसको बताता है। वाइल द जुडिशरी इज केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टू बॉडीज़। जबकि जुडिशरी क्या होती है, केप्ट इंडिपेंडेंट यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अदर टू बॉडीज़ के ऊपर। अकमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा अकमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस। अकमेंडेशन का मतलब होता है समायोजन करना, सभी को साथ लेके चलना। हालांकि हमारे यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस हैं इंडिया में। वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मेक अ सोसाइटी डाइवर्स सच एज रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर, राइन एट्सेट्रा। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे डाइवर्सेस हैं यानी बहुत सारे ऐसे भिन्नताएं हैं। क्या क्या है, रिलीजन की भिन्नता, कास्ट की डिफरेंसेस, लैंग्वेज की डिफरेंसेस। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग कास्ट होती है, अलग रिलीजन्स होते हैं, अलग ट्राइबल आइडेंटिटी होती है लोगों की, अलग अलग कल्चर होती है हमारे यहाँ का। और हमारे यहाँ का राइन भी अलग अलग है, कहीं माउंटेन, कहीं रिवर्स, कहीं मैदान होता है ना। इट इज़ एसेंशियल टू अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस सोशल एंटाइटीज़ इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट अमंग अस द पीपुल। और ये एसेंशियल भी है, ये आवश्यक भी है इनका समायोजन करना। द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस सोशल एंटाइटीज़, हमारी बहुत सारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके आधार पर, उनके रुचि के आधार पर, कि किसी भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो, इसके आधार पे, कास्ट के आधार पे कहीं कोई संघर्ष नहीं हो, लोग लड़े नहीं, ट्राइबल एंड आइडेंटिटी के कारण ना लड़ें, को रिलीजन के आधार पर लड़ते हैं तो ना लड़ें। इन सब के साथ समायोजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, वरना सब लड़ने लग जाएंगे धर्म के बेस पर, कल्चर के बेस पर। तो इनके साथ समायोजन बिठाना भी बहुत आवश्यक होता है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड एवरी पर्सन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रीच हिज और हर रिलीजन। इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, सभी धर्मों को मानता है। और हर पर्सन जो इंडिया का है वो फ्री है, किसके लिए, कि वो अपने रिलीजन को माने, अपने जो भी उसका रिलीजन है उसको माने। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रेस्पेक्ट। सभी रिलीजन्स को हमारे यहाँ पर इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाता है। द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ड्यू टू सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं लोगों के जो सोशली और इकोनॉमिकली, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे कई सेंचुरीज से, कई शताब्दियों से, क्योंकि उनका बहुत शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा। आर गिवन स्पेशल कंसेशन, उन्हें स्पेशल कंसेशन दिया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको लिए स्पेशल आरक्षण होता है, तो सभी को बराबर लेके चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट में। अब हमारा लास्ट जो हमारा पिलर है डेमोक्रेसी का, वो है एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, यानी हमारे जो ह्यूमन डिग्निटी है, हमारे जो मनुष्य की जो गौरव है, उसको किस तरह से हम बचाए रखें या किस तरह से हम गौरव को बढ़ाएं। तो आता है, इसको हम रीड करते हैं। वी हैव रीड कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। हम जानते हैं कि हम कास्ट, जेंडर और रिलीजन जो होते हैं इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डिटरमाइनिंग में, और हम इनको सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं।
अनटचेबल पीपल, वुमन एंड माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स दैट आर ट्रीटेड अनइक्वली। कई जगह इस तरह से ग्रुप्स हैं जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, वुमेंस और मैन और वुमन में डिफरेंसेस, माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अपना अलग ही सोशल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब अनइक्वली ट्रीटेड किए जाते थे। वेन एवर दे आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वियोलेटेड। पुराने समय में जब इस तरह से अनइक्वली इनको ट्रीट किया जाता था, छुआछूत के आधार पे, जेंडर के आधार पर, कुछ छोटी जो जातियाँ होती हैं उनके आधार पर, तो उनको क्या किया जाता था, वो अपमानित होते थे, उनकी गौरव को उनका गौरव का उल्लंघन होता था, एक तरह से वियोलेटेड, उनको हिंसा सहनी पड़ती थी। इन इंडिया वुमेन एंड लोअर कास्ट हैव सफ़र्ड सिंस टाइम इमोरियल। हमारे इंडिया में वुमन हैं और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो कई पुराने समय से, इमोरियल यानी प्राचीन काल से ही उनको सफ़रनेस महसूस होती थी, यानी बहुत सफ़र किया उन्होंने अपनी लाइफ में। डेमोक्रेसी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और डेमोक्रेसी क्या करती है, जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से हम डेमोक्रेटिक हो गए हैं, और हमारी डेमोक्रेसी क्या करती है, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का जो भेदभाव है जेंडर के आधार पे या कास्ट के आधार पर, उसको रोकती है, क्योंकि कानून बने हुए हैं, ठीक है ना। अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इम्पार्ट्स वुमेन एंड माइनॉरिटीज द कॉन्फिडेंस टू असर्ट देयर राइट्स। और इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, इन डेमोक्रेटिक रूल्स का जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए लोगों में, महिलाओं में, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए अपने राइट्स को जोर देने का, यानी अपने राइट्स के बारे में बोलने का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स दीज ग्रुप्स बाय रिकॉग्नाइजिंग दैम, इम्पार्टिंग प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन टू दैम अबाउट देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो हमें एम्पावर करता है, अधिकार देता है इन दीज ग्रुप्स को, रिकॉग्नाइज देम कि वो अपने आप को पहचाने, इम्पार्टिंग प्रोटेक्शन, अपने रूल्स का अपने जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करें, एंड एजुकेशन और शिक्षित हों अबाउट देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। और उनको एजुकेशन मिले, यानी वो जाने, अवेयर हों कि उनके कितने सोशल राइट्स हैं, कितने पॉलिटिकल राइट्स हैं, कितने इकोनॉमिक राइट्स उनको मिले हुए हैं, इन सभी के बारे में वो जाने। इस तरह से हमारी जो ह्यूमन डिग्निटी है इंडिया की वो इम्प्रूव होगी। ओके, मोर टू नो, लास्ट में एक ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, फाइंड आउट हु फॉर्म्स द लेजिस्लेचर इन इंडिया, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन। ये आपको प्रैक्टिकल रूप में करने का वर्क है, कभी हम करवाएंगे जब आप क्लासेस में आएंगे। ओके, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।